धार्यति इति धर्म, यानी कि धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को धारण किया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है त्यागा भी होगा इस दौरान। आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रशांत, जिनके साथ हम बात करेंगे अलग अलग विषयों पर, आपके जीवन से जुड़े विषयों के ऊपर, ऐसे विषयों के ऊपर जिनके बारे में बात करने से आप गुरुओं को बचते हुए देखते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं एबीपी लाइव के इस मंच पर। आचार्य प्रशांत की आप आईआईटी से आते हैं, आप आईआईएम से आते हैं, आप सिविल सेवाओं से आते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं, उनका कहीं ना कहीं इन तीनों जगहों से जुड़ने का जो है सपना रहता है, वो सपना पालते हैं। आपने इन तीनों जगहों से आप जुड़े और आपने जो है इन तीनों जगहों को फिर त्याग भी दिया और एक अलग पथ पर चले, तो ये कैसे हुआ? देखिए, त्यागना हमारा स्वभाव होता नहीं है। हम सब आधे अधूरे पैदा होते हैं और हमको पूर्णता चाहिए होती है। ये ऐसी सी बात हो जाएगी, कोई भिखारी बोले कि मुझे दान देना है, क्या दान दोगे? तुम्हारे पास है क्या? छोड़ोगे क्या जब कभी कुछ पाया नहीं? तो बाहर से देखने से ऐसा लगता होगा कि त्याग दिया, लेकिन मैंने भी वही करा जो हर व्यक्ति करना चाहता है, जो कि एक बहुत साधारण सी बात है। वो ये कि उसको और पाना है और ऊंचे जाना है, जहाँ कहीं भी है उससे बेहतर होना है। ठीक है, एक तरह का आपको व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन मिल जाता है। आप आईआईटी करके निकल जाइए, आईटी सेक्टर में मान लीजिए। मेरे समय में वही एकदम छाया हुआ था और मैंने भी कुछ समय आईटी में सॉफ्टवेयर में ही काम करा। ये किस दौर की बात? ये 1999 की बात कर रहे हैं। या उसके बाद आपने अगर एमबीए कर लिया है तो एमबीए करके जो सबसे आकर्षक सेक्टर होता है वो होता है कंसल्टिंग का। कंसल्टिंग से पहले 1 साल फाइनेंस में भी काम करा। मीडिया का जो सेक्टर है वो भी देखा। एकेडमी भी मैं होकर के आया था, तो वहाँ का भी दाना पानी, जलवायु, माहौल कैसा है, ये सब देख के आया था। ये सब देखने के बाद लग रहा होगा ना कि अभी इससे अलग, इससे ऊंचा कुछ और पाने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ नहीं है जिस पर आकर के ठहर जाया जा सके। ये अंतिम नहीं है बात। ये बात अंतिम भी नहीं है, नौकरी और ये सब। और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाने में ये चीज़ बाधा भी बन सकती है। तो आप एक तरह से मेरे हिसाब से सफ़र की बात कर रहे हैं, एक जर्नी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि त्याग सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसके पास कुछ हो, वही त्याग सकता है, वही उस चीज़ को छोड़ सकता है। आप जो है, आपके लिए वो कम पड़ रहा था जो कुछ आपको हासिल हो रहा था। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके लिए वो सब चीज़ें कम पड़ रही थी जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सर्वस्व सब कुछ होता है उनके लिए। नहीं, कम उन्हें भी पड़ता है, कम उन्हें भी पड़ता है। बस ये है कि उन्हें बाद में पता चलता है कि कम पड़ा। देखिए, भीतर से हम सब एक हैं, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। जो चेतना आप में है, जो कहती है कि पूर्णता चाहिए, शांति चाहिए, बोध चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, वही चेतना मुझ में भी है, वही चेतना सब लोगों में है। कोई मुझ में खासियत ऐसी कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को सिर्फ अपनी शिक्षा से, अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन से बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेगा, उसी से अपने आप को जोड़ के रख लेगा और कहेगा अब हो गया ना, अब आईआईटी पूरी हो गई और आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या कि मैनेजमेंट कर लिया है उधर नौकरी कर रहे हैं, या कि जो भी है यूपीएससी, ये सब। वो व्यक्ति साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो कभी ना कभी तो ये जानेगा ही, उसको ये संज्ञान होगा ही कि भाई बात बन नहीं रही है। बस ये है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम में इतनी ऊर्जा नहीं बचती है, इतना हौसला भी नहीं बचता है कि अगर देर हो चुकी है
तो राह को बदल दें, एक नई शुरुआत कर पाएँ। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ जिसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और जिसको आईआईटी वगैरह पूरे नहीं पढ़ रहे थे, वो किसी को नहीं पूरे पढ़ते, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, एक छवि ऐसी आम जनमानस में गढ़ दी गई है कि साहब अगर आप इन जगहों पे पहुंच गए हो, और ख़ास तौर पे अगर ये सब करके आपकी यूएस में जॉब लग गई है या आप अगर आईएएस बन गए हो, तो वो फिर सफ़र की समाप्ति है, आप मंजिल पर ही पहुंच गए, ऐसा आपको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा तो हो गया। नहीं, किसी का नहीं हो जाता। आपको पहचानना पड़ेगा आप कौन हो। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आचार्य प्रशांत आपसे कि आप जो है बोल रहे हैं कि आपको पहचानना पड़ेगा, एक इंटरनल कॉलिंग की शायद हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, इंटरनल कॉलिंग की नहीं, मैं कह रहा हूँ पहचानना पड़ेगा कि आप वो नहीं हो जो आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ है। हम सोचते हैं कि आप बन गए आईएएस तो बस खेल खत्म हो गया, जैसे कि आप खेल रहे हो ना सांप सीढ़ी, और आप 100 पे पहुंच गए और अब खेल समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी मिल गया हो, आप जा करके अमेरिका में सेटल हो गए, वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिल गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारा पैसा आ गया, जो एक आम आदमी जो कुछ भी चाह सकता है, आपको वो सब कुछ भी मिल जाए तो भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि ये पूरा नहीं पढ़ रहा है मुझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, मैं टॉप पे पहुंच गया अपनी फील्ड में, अब इसके बाद क्या? इसके बाद तो कुछ नहीं बचता मेरे लिए आगे। नहीं, कुछ नहीं बच रहा होता तो वो इंसान ठहर गया होता, या आप उन इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा पाते जो बिल्कुल अलग और दैवीय होता है। क्या होता है कि आशा बनी रह जाती है। जीवन तथ्यों के माध्यम से आपको बार बार संदेश दे भी रहा होता है कि बात बन नहीं रही है, न व्यावसायिक जीवन में बन रही है, न व्यक्तिगत जीवन में बन रही है, बात नहीं बन रही है, लेकिन उम्मीद ये बची रह जाती है कि अच्छा कुछ नया कर लेते हैं तो क्या पता बनी जाए, क्या पता इसी रास्ते पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे शांति मिल जाए, या कि मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए। बिल्कुल, तो वो जो आशा है वो आदमी को जीवन भर नचाती रहती है। आपको मिलता बहुत कम है, लेकिन मिलने की आशा बहुत ज़्यादा बनी रह जाती है, और उस आशा के चलते आदमी कभी जो ट्रैक पकड़े हुए है, जो पटरी पकड़े हुए है, उससे हटता नहीं है, उसी पर आगे बढ़ता रहता है और कहता है कि अगर मुझे अभी तक पूर्णता नहीं मिल रही है, या शांत नहीं हो पा रहा हूँ, या एकदम आनंद ही नहीं आ गया जीवन में, तो उसकी वजह यह है कि मैं अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए हम दूसरे को हमेशा जब प्रोत्साहित करते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे बोलते हैं और आगे बढ़ो, फूलो फलो, जहाँ हो वहीं फूलो फलो। जैसे जड़ वहीं है जहाँ हो, वहीं जड़ जमाए जमाए फूलो फलो, या जिस पटरी पर जा रहे हो उसी पर और आगे निकल जाओ। और आगे निकलना उसी पटरी पर रहते हुए काम आता नहीं है, तो पटरी तो बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें जो पटरियाँ मिलती हैं वो सब बड़ी अंधी और बेहोश पटरियाँ हैं, वो तो बस समाज ने हमको थमा दी हैं कि बेटा ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाता है, वैसा कर लो तो अच्छा हो जाता है, पैसा आ जाएगा, फिर पत्नी आ जाएगी, फिर घर हो जाएगा, फिर विदेश भ्रमण कर लो, फिर हो सकता है तुम राजनीति में आ जाओ या इसमें आ जाओ, कुछ कर लो। ये सब पटरियाँ हमारे जन्म से पहले ही तैयार खड़ी होती हैं। हम पैदा होते हैं और हमें इन पटरी पर डाल दिया जाता है और कहा जाता है चलो भागो इसी पटरी पर और आगे पहुंच जाओ। ठीक है, वो पटरियाँ जिन्होंने हमें दी हैं उन्हें उन पटरियों से कुछ नहीं मिला। वो पटरियाँ बेहोशी की पटरियाँ हैं, जिन लोगों ने वो पटरियाँ दी हैं उन्हें क्या मिला है। और हम सोचते हैं कि साहब हम इन्हीं पटरियों पे चलेंगे, इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं तयशुदा मार्गों पर चलते रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि समाज ने जो है पटरियाँ जो है गढ़ दी हैं, उन्हीं में भागने के लिए जो है आगे की पीढ़ियों को जो है मजबूर कर दिया कि यही सही है, यही सही रास्ता है। उसी पटरी पर जो ज्यादा आगे निकल गया उसको बोल देते हैं सर्वश्रेष्ठ है, सफल है, सर्वोच्च है। अरे भाई वो कैसा भी है तो उसी पटरी पर ना। आपका रास्ता ही गलत है तो उस पे जो सबसे तेजी से सबसे आगे आगे भाग रहा है आप उसको विजेता बोल दोगे क्या? बल्कि उल्टा होना चाहिए। अगर रास्ता गलत है तो उस रास्ते पे जो सबसे तेज है, सबसे आगे है, उसको तो सबसे बड़ा पराजित और अभागा मानना चाहिए कि गलत रास्ते पे इतनी दूर निकल गया ये। लेकिन हम इन प्रश्नों में कभी उतरते नहीं हैं। मेरे साथ एक समस्या ये थी कि मेरे पास सवाल बहुत थे बचपन से, और सवाल बहुत थे और दुस्साहस बहुत था। और ये मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं ले रहा, अब है ऐसा बस। तो मुझे कोई चीज़ जिस पे सब चले ही जा रहे हों,
मुझे उससे हटने में कोई बड़ी समस्या होती नहीं थी। किसी बात का सब पालन कर रहे हों, मुझे डर नहीं लगता था कि मैं नहीं करूँगा, मेरा क्या होगा, कुछ होगा। सारी भीड़ एक तरफ खड़े हो, उससे थोड़ा हट के खड़े हो गए या उनको चुनौती दे दी, मैं उसमें परेशान नहीं होता था। और बिल्कुल मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं ले रहा, हो सकता है ये प्राकृतिक बात हो बिल्कुल, पर ऐसा था, तथ्य की तरह बता रहा हूँ कि मुझे इस बात में कभी कोई मजबूरी, कोई बाध्यता दिखाई नहीं दी कि 5 लोग जैसे कह रहे हैं तुम्हें भी कहना है, 5 लोग जैसे सोच रहे हैं तुम्हें भी सोचना है। सब लोग ज़िंदगी की एक तयशुदा पटकथा को जी रहे हैं, अभिनीत कर रहे हैं, उसको जीवन बोलते हैं। तो एक पहले से ही जिसको पटरी बोल रहा था वो उसको पटकथा बोल रहा हूँ। स्क्रिप्ट पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार है। वो बच्चे के जन्म से पहले ही स्क्रिप्ट उसकी तैयार है कि इतने साल का होगा तो ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर इतने पे शादी, इतने पे कॉलेज करेगा और कॉलेज में यहाँ जाएगा, और इस देश का है तो ऐसे चलेगा, उस देश का है तो ऐसे चलेगा, लड़का है तो ऐसे चलेगा, लड़की है तो ऐसे चलेगा, हिंदू है तो ऐसे, मुसलमान है तो ऐसे। ये सब पहले से ही तैयार होता है। तो मैंने 2-4 बार कोशिश भी करी कि मुझे ये सब बातें महत्वपूर्ण लगें, आकर्षक लगें, अरे कम से कम डरावनी लगें, कि मुझे डर तो लगे कि अगर मैंने वो जो पहले से ही इन्होंने एक राजमार्ग, हाईवे तैयार कर रखा है मेरे लिए, पटरी, उससे हट गया तो राम जाने मेरा क्या होगा। लगा नहीं डर। और ये मैं आपको बड़ी एक अंदरूनी बात बता रहा हूँ। इसका अनुभव मुझे पहली बार हुआ था जब हमारे हॉस्टल में चुनाव के लिए एक ओपन हाउस होता था। तो उसमें मैं तब ताज़ा सेकेंड ईयर में पहुंचा था, तो 18 साल की उम्र रही होगी। तो उसमें मेरा जो पूरा जो सीनियर वर्ग था वो किसी कारण से मेरे खिलाफ ही था। वो कारण तो ये सीनियर है तो चाहते हैं तुम जूनियर की तरह रहो। हमारे भीतर कोई था जो सबसे सीनियर था, तो वो उपद्रव था क्या आपने? नहीं, उपद्रव नहीं था जी। देखिए, मैं बहुत शालीन व्यक्तित्व का रहता हूँ, खास तौर पे जिनको मैं जानता नहीं उनके सामने तो मैं बहुत ही शांत और मौन रहता हूँ। मुझे कहा गया है, ये भी मेरे दिमाग में नहीं आता, मुझे कहा गया कि आप एक परफेक्ट जेंटलमैन हो। आप अगर अजनबी हो मेरे लिए तो मैं कुछ आपसे अभद्रता या आवाज़ ऊंची करना या कुछ भी करना। अब यहाँ पे ना एक सवाल मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं वो बाद में पूछूंगा। पहले आपकी कॉलेज की जो कहानी है उसको मैं पूरा सुन लूँ। तो अब वो सब थे, अब वो लोगों की एक मांग होती, वो भी लड़के ही थे, बच्चे ही थे। मैं 18 का था, 19-20 के रहे होंगे। तो उनका ये है कि भाई आप जूनियर हैं तो आप थोड़ा सा अदब और वो एक विशेष अपना थोड़ा नमित होकर के चलिए, थोड़ा सम्मान दिखाइए। मेरा वैसा था नहीं। सम्मान देना मुझे पसंद है, पर जहाँ मैं योग्यता पाता हूँ वहाँ मैं सम्मान देता हूँ, और वहाँ पूरा सम्मान देता हूँ, पूरा ही झुक जाता हूँ। तो ये सब खिलाफ थे। तो मैं वहाँ पर, ओपन हाउस था, वहाँ पर मैं कल्चरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ था। तो वहाँ मैं बोल रहा हूँ, सामने 300-400 की भीड़ थी, नहीं 300-400 की तो 200-250 की रही होगी, कुछ एक अच्छी भाषी ऐसी भीड़ थी कि जो पूरी मेस थी हमारी खचाखच भरी हुई थी, और जो पीछे वाले लोग थे वो टेबलों पे और चेयर्स वगैरह पे खड़े हुए थे, और वो सब सीनियर है ज़्यादातर मेरे। तो मैं उनके बीच में हूँ और कुछ यहाँ और फिर मैंने बोलना शुरू किया और मैं बोलता ही गया, और सामने सब वो थे जो एकदम नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं। वहाँ ऐसा तक हो चुका था पहले सालों में कि पीछे से किसी ने टमाटर उछाल दिया, थाली फेंक दी, चप्पल फेंक दी, ये सब भी चलता था। और कोई ऐसा नहीं कि कमज़ोर सीनियर थे, आईआईटी के ही लोग थे, अच्छे प्रतिभाशाली, उनमें से बहुत सारे दबंग और हर तरीके के। पर मैं बोलता ही गया। और जब मैं बोल चुका, फिर मैं बाहर आया बोल करके, तो जो मेरे साथ के लोग थे उनसे मैंने अनायास ही कहा, मैंने कहा जब मैं सच बोलता हूँ मुझे डर नहीं लगता। मुझे अपनी साधारण ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ सामान्य काम कर रहे हूँ, उसमें मुझे फिर भी डर लग जाए, लेकिन एक बार मैंने बोलना शुरू करा तो 2 बातें होती हैं। पहली बात, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। दूसरी बात, जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझे डर लगता नहीं। तो मैं जिनसे बोल रहा था, आज वो बड़े अब उद्योगपति हैं, बैचमेट मेरे, उन्होंने कहा तुमको पता है, तुमको भी नहीं, तुझे पता है तू कैसे बोल रहा था? मैंने कहा कैसे?
बोले तूने कुर्ता पहन रखा था और तू बार बार अपनी स्लीव्स को ऐसे पीछे रोल कर रहा था, जैसे धमका रहे हो किसी को। बोले तुझे पता भी नहीं है कि तू क्या कर रहा था। बोले सामने ये सब खड़े हुए थे और ऊपर चढ़ के खड़े हुए थे, तुम नीचे थे, वेल में थे, और ये सब तुमसे हाइट में ऊपर ऊपर थे, चढ़ के खड़े हुए थे, और किसी ने चू भी नहीं की। उसकी वजह है, वो एक स्पेक्टेकल था जब तुम बोल रहे थे। कोई उसमें कोई दुस्साहस करेगा ही नहीं कि वहाँ बीच में अवरोध करे और ये सब करे। तो वही चीज़ थी। मैं एकदम साधारण व्यक्ति हूँ, सबकी तरह। कई मामलों में मैं औसत से भी गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। बहुत चीज़ें देखता हूँ, भ्रम आ जाते हैं, कामनाएं आ जाती हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है, ये सब 50 चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वही बात, जब सच बोलता हूँ तो डर नहीं लगता। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि मुझे डर लग जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसी चीज़ें हम गुरु के मुख से जो है, गुरु को बोलते हुए किसी को सुनते नहीं। हूँ ही नहीं गुरु, खत्म बात जी। क्या करना है गुरु बन के? कुछ बात कह रहा हूँ, काम की लगती है, जिसको वो सुन ले। मुझे चेले चपाटे बनाने में कोई रुचि है नहीं, ना मुझे समझ में आता है कि ये शिष्य और चेला नाम की चीज़ क्या होती है। किसी जीवित व्यक्ति का चेला या शिष्य मैं खुद ही नहीं बना कभी। सीखा बहुतों से है और इतना इतना आभारी हूँ जिनसे सीखा है कि क्या कहूँ। लेकिन वो जो एक पारंपरिक हमारी छवि होती है कि गुरुजी हैं और गुरुजी बिल्कुल आदर्श के पुतले हैं, कि उनमें किसी तरह की कोई मानवीय भावना नहीं है, कोई मानवीय गुणदोष नहीं है, और वो तो बिल्कुल देवता हैं, आसमान से उतरे हैं, और उनके पीछे पीछे 10, 50, 100 चेले चल रहे हैं, और चेले सब ऐसे नमित हैं। देखिए, न वैसा कोई आदर्श गुरु होता है, न वैसा कोई आदर्श चेला होता है। मैं भी अपनी एक यात्रा पर हूँ। लोग आकर के बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेटा तुम एनलाइटेंड हो पर छुपा रहे हो। मैं कहता हूँ और कुछ बोल देना, मुझ पे ये आरोप मत लगाना कि एनलाइटेंड वगैरह ना हूँ, ना होना है, न समझता हूँ कि एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता है। ठीक है, न हूँ, न होना है, न वैसा कुछ होता है कि मैं हो जाऊं। लेकिन ये एनलाइटनमेंट ये है क्या? मतलब इससे क्या समझे अगर आम जनमानस समझे? जैसे आप तो आपने साफ कर दिया कि आप एनलाइटेंड है नहीं, ना आप होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये है क्या, होता क्या है? ऐसा है, हमें जिंदगी भर चलने की कल्पना से लगता है बड़ा डर, और जीवन है एक अथक अनवरत यात्रा। तो हम अपने लिए एक हवा महल खड़ा करते हैं कि कोई बिंदु होता है जीवन में जिस पर इतिश्री हो जाती है, कि जिस पर पहुंचकर सब समाप्त हो जाता है, मंजिल मिल जाती है। ऐसा कोई बिंदु आता नहीं। आदमी को जिंदगी भर चलते ही रहना होता है। मुक्ति नाम है मुक्ति की तरफ निरंतर यात्रा का। ठीक है, आप उसके बहुत निकट हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अब आप मुक्त हो ही गए और अब आप हैं ही नहीं, क्योंकि मुक्त होने का मतलब होता है होना नहीं। मैं स्वयं से ही मुक्त हो गया, वो बड़े बड़बोलेपन की बात होती है। और जिन्होंने जाना है, जो वास्तव में जीवन को समझने वाले विचारक, मनीषी, ऋषि, संत हुए हैं, उन्होंने अधिकतर अपने मुंह से कभी ये दावा करा भी नहीं है कि वो मुक्त हो गए। ये दावा भी उनके बाद उनके चेलों और उनके अनुयायियों ने कर दिया ज़्यादातर। ठीक है, तो मुझे मेरी सहजता और मेरा साधारण होना बहुत प्रिय है। मैं चाहता भी नहीं कि मेरी मनुष्यता मुझसे छीन ली जाए। किसी तरह की दैवीयता कोई आके मेरे ऊपर अगर डालेगा, आरोपित करेगा, चढ़ा देगा कि साहब आप में ये, आप में वो, मुझे उस चीज़ से घुटन सी होती है। आचार्य प्रशांत, मैं मतलब अभी तक मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आपको अगर याद होगा तो मेरे दिमाग में यही सवाल था कि आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैं सच बोलता हूँ तब मैं नहीं डरता हूँ। आप स्टेज पे खड़े हुए थे, आपको जो है बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में जो है थोड़ी घबराहट, हिचकिचाहट हो रही थी। आपके दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बोला भी आपको जब आप नीचे उतरे कि तुझे पता है तू कैसे बोल रहा था।
तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि आप मतलब इंट्रोवर्ट थे या अभी भी इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप जो है अपने विचारों को इतना खुलकर जो है जनता के सामने किस तरह से रख पाते हैं? एक तरीके से जब मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ ना, तो अपने कर्तव्य का गुलाम हो जाता हूँ। ये मेरी मालिक हो जाती है, मैं इसका गुलाम हो जाता हूँ। और गुलाम को अपनी व्यक्तिगत रुचि अरुचि पर चलने की कोई आज़ादी नहीं होती ना, और मैं गुलाम हूँ, ये मेरी मालिक है। इसीलिए जब भी मैं बोल करके उठता हूँ, मैं सबसे पहले इसको नमस्कार करता हूँ। मैं न तो यहाँ पे कोई मूर्ति या चित्र रखे हुए हूँ जिसको नमन करूँ, जो सामने श्रोता बैठे होते हैं उनको अभिवादन करता हूँ, पर बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ये इस पर बैठने के बाद मुझे इसकी गुलामी करनी है। ये अगर कहेगी कि तुम्हें सच बोलना है तो मुझे बोलना है, ये अगर सच भी बात की बात आती है। ये अगर कहेगी कि तुम्हें बोलना है तो तुम्हें बोलना है, भले ही व्यक्तिगत तौर पर बोलना मुझे पसंद ना हो। मैं आज भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, और मुझे अगर आप किसी ऐसी जगह बैठा दे जहाँ 8-10 अपरिचित लोग बैठे हों, तो मैं किसी लजीले शर्माते से बच्चे की तरह एक कोने में जाकर के बैठ जाऊँगा। मैं जिन जगहों पर जाकर के अक्सर बैठा करता हूँ, जैसे कुछ कैफ़े हैं या ऐसे जहाँ मैं जा करके बैठता हूँ, अपना कुछ काम करता हूँ, वहाँ पर सब लोगों को, वहाँ के सारे स्टाफ को, वेटर्स को, मैनेजर को, सबको पता है कि सर आते हैं तो जो बिल्कुल कोने वाली कुर्सियाँ हैं वहीं बैठते हैं। मुझे एक सामाजिक जगह पर, केंद्र पर होना तो बिल्कुल डरावना सा ही लगता है। डरावना भी नहीं लगता, बस पसंद नहीं आता। मैं उससे पीछे हटता हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं कोने पर ठीक हूँ, मैं चुपचाप ना बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा कब हुआ होगा कि मैं किसी हॉल में गया हूँ, किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, किसी भीड़ में गया हूँ और मैं जाके एकदम बीचों बीच खड़ा हो गया, बीचों बीच बैठ गया। ऐसा तो मैं कभी नहीं करता। मैं घुसता हूँ, मेरी आंखें तलाशती हैं कि कौन सा कोना खाली है। तो मुझे ये जो पूरी व्यवस्था है सामाजिक, मुझे इसकी परिधि पर ही रहना है। बस किसी तरीके से एक काम चलाऊ रिश्ता बना रहे। मुझे कहीं ज़्यादा पसंद है अपने साथ होना। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ बैठने में मुझे कोई आपत्ति है, समस्या है। ये जो भीड़ वाला कार्यक्रम है ना, ये नहीं होता। आप भी मुझसे बात कर रहे हो, अब अभी ये सब पूरी व्यवस्था वगैरह करके आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप भी अपने चैनल के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, तो पहले वो सब ईमेल वगैरह हुई और सब जो शर्तें थीं, है ना, उस पर सहमति बनाई गई, वो सब चल रहा था। अभी आए तो पहले ये तय हो गया, ये हो गया, ये कैमरे लगा दिए गए, आपके साथ के लोग बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है। यही बातचीत आपने मुझसे अगर अकेले में कर ली होती, मुझसे बिना बताए, तो इस बातचीत का रंग और गहराई दोनों बिल्कुल अलग होते। मैं एकांत प्रिय हूँ, और एकांत में आप मुझसे जो बात कर सकते हो बिल्कुल अलग होती है। अब ये तो इस मालिक का आदेश है कि आपको बोलना है, कि तुझे बोलना है तो बोलते हैं, ये करवा रहा है तो करते हैं। इस युग का ये धर्म है कि लोगों को संबोधित करना पड़ेगा, उनसे कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी, तो हम बोल रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तो मेरे कोई बैठा है जो यही प्रार्थना करता रहता है कि वो दिन कब आएगा जब इस बोलने वगैरह से मुक्ति मिलेगी। बहुत अच्छा हो जाए कि जो मिशन है वो पूरा ही हो जाए। दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को जिस जगह ले जाना चाहते हैं, दूसरे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच ही जाएं, सब पहुँच जाएं और मैं बिल्कुल मिट जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, मैं कहीं दिखाई ही ना दूं, बिना अपने कोई निशान छोड़े, बिना कोई छाप छोड़े, दुनिया से ही एकदम मिट जाऊं। इससे
गहरी मेरी कोई कामना नहीं है। आचार्य जी, आप मतलब अभी तक मैंने जितना मैं समझ पाया हूँ, आप जो है हमेशा जो है छोड़ देने की, त्याग देने की बात करते हैं। आपने IIT, IIM, फिर नौकरी भी छोड़ दी, फिर आप अद्वैत मिशन के पास जुड़े। अब आप अभी ये बोल रहे हैं कि आप अद्वैत में भी जो मिशन है उसको पूरा करके जो है आप उससे भी आज़ाद होना चाहते हाँ, हैं। तो एक तरह से सर का बोझ ही है ये, क्या करना है। कौन सा बड़ा मज़ा आ रहा है कि संस्था चला रहे हो और ये जो दुनिया भर के कार्यक्रम करते हो। मैं तो आधे समय चिड़चिड़ा रहता हूँ, ये सब कोई मुझे बहुत आनंद थोड़ी आता है। मैं अपना बैठा हुआ था आराम से पजामा पहन करके, और क्या अभी खेल करके आया था टी शर्ट पहन करके। अब आपसे बात करने के लिए देखिए मुझे ये सब क्या क्या धारण करा गया है। तो कौन सा बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है कि अपनी मुक्ति हो जाए, इससे ऊंचा क्या हो सकता है। समस्या बस ये है कि ये मालिक है, मालिक का आदेश है कि जब तक दूसरों की मुक्ति नहीं होती तब तक तुम्हें भी बंधन में ही रहना पड़ेगा। तो वही चल रहा है। कौन सा यहाँ बड़ा सुख लूटने का खेल है जगत में। लेकिन आचार्य प्रशांत असल में चाहते क्या है? मतलब मैं अभी भी मतलब इस दुविधा में हूँ कि आचार्य प्रशांत असल में क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहता, मैं एकदम कुछ नहीं चाहता, एकदम नहीं चाहता। मैं कभी तो इच्छाएं रही होंगी नहीं, आचार्य। इच्छाएं अभी भी हैं। वो इच्छाएं फिर उसी तल की हैं कि अब आजकल रात में एक ही बार खा रहा हूँ, तो आपके साथ ख़त्म होगा तो फिर जाऊँगा, ढूंढूंगा मेरा खाना कहाँ रखा हुआ है, और ये सब ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी से ये सब उतार के फेंकूंगा कि क्या ये फालतू में पहना दिया बंधा बंधा सा। तो इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं कि इच्छाएं नहीं है। आजकल मुझे टेनिस बहुत प्रिय हो गया है, तो जाता हूँ, खेलता हूँ। जब खेल रहा होता हूँ तो इच्छा तो रहती ही है कि एस निकल जाए बढ़िया वाली, या कि सामने खेल रहे हैं तो उनसे जीतना है, ये भी रहती है। तो इच्छाएं हैं वो इस तरीके की हैं, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना अस्तित्वगत इच्छा कि मैं कुछ और बन जाऊं, एकदम ईमानदारी से बोलूं तो वैसी मेरी कोई इच्छा है नहीं। शायद वैसी जो इच्छा होती है उसको मैं 15-20 25 साल पहले ही वो कहीं मिट गई थी। अपने लिए कुछ पाना है, या कि क्या पाना होता है, सम्मान पाना होता है, पैसा पाना होता है, नाम पाना होता है कि मूर्ति वगैरह बन जाए और इतिहास पुरुष कहलाएं आप, ये सब। मैं कितना भी टटोलूं भीतर कि क्या मेरे पास मेरे लिए वैसी कोई इच्छा है। और ये कोई, मैं इसमें पाखंड नहीं कर रहा, कोई इसमें मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वैसा कुछ नहीं है। मैं पूछना भी चाहूँ अपने आप से, मान लीजिए कोई आके मुझसे पूछे, हाँ भाई वरदान देने आए हैं, बताओ अपने लिए क्या चाहिए, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे सचमुच नहीं चाहिए। हाँ, इस तरह की चीज़ें बढ़िया हैं। अब जैसे अब ये है तो एस्थेटिक्स को लेकर के मैं बड़ा सतर्क, थोड़ा पाबंद रहता हूँ। अब गलत रंग का ये पहना दोगे तो इच्छा तो नहीं होगी, अनिच्छा हो जाएगी। ये है, अब ये हॉल बना हुआ है, ये बढ़िया बनना चाहिए। बढ़िया से आशा ये नहीं कि इसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। साफ रखो, पता होना चाहिए कौन सा रंग किस चीज़ के साथ अच्छा लगता है। इसको आप एस्थेटिक्स कह सकते हैं, एक सौंदर्य प्रियता कह सकते हैं, वो मुझ में है। अब ये पीछे 2 गमले भाई रखे हुए हैं, तो अब इनको तमीज़ से रखा जाए। ये नहीं कि एक लुढ़क रहा है, कुछ कर रहा है, या ऐसे रख रहे हो कि उसमें उसकी पत्ती टूट गई। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब है कोई बड़ी इच्छा कि आप इस रूप में याद रखे जाओ, या आपके पास इतनी सत्ता, इतनी ताकत आ जाए, अपने लिए तो नहीं है। हाँ, जो काम कर रहा हूँ उसको ढंग से करना चाहता हूँ। उस काम के लिए ताकत भी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होता है। वो सब अर्जित करने में, जुगाड़ने में, वो तो करने में दिन रात लगे ही रहते हैं। अभी ये आम जनमानस में तो इच्छाएं रहती ही हैं आचार्य प्रशांत। अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी इच्छाओं पर कहीं ना कहीं जो है काबू पा लिया। उसके ऊपर पहले आऊंगा मैं कि क्या काबू पा लिया या फिर कब काबू पाया,
क्योंकि आपने बोला कि 30 साल से जो है आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ मेरी को मिल जाए या मैं पा लूं। तो ऐसा कब, मतलब क्या कुछ काबू ऐसा पा इंस्टेंस लिया में हुआ? ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर है जो भागने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको जकड़ लिया है, दबोच लिया है, दबा दिया है। वैसा कभी हुआ नहीं। व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं अपने ही लिए, वो शायद धीरे 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 करके मुझे बिना बताए विदा हो गई होंगी। आरंभ से ही मुझे वैसे याद नहीं आता है कि अपने लिए कोई बहुत प्रबल इच्छा कब थी। 15 साल 10 साल की उम्र में एकदम बच्चा था, ऐसा नहीं था कि बहुत कोई मोटी चीज़ अपने लिए चाहिए हो। हाँ, वो सब ज़रूर था। कॉम्पिटिटिव था मैं, तो अब ये था कि बोर्ड में नंबर अच्छे आने चाहिए और अगर संभव हो तो बोर्ड टॉप भी करना है। वो सब इच्छाएं थी, तो उनको हम बिल्कुल कहेंगे वो व्यक्तिगत अपने लिए इच्छा थी। तो वो सब थी, अभी भी कुछ होंगी, लेकिन मेरा दिन का 90-95% जो समय रहता है और जो इच्छाओं का जोर रहता है अपने लिए, तो बहुत कम ही रहता होगा। कुछ होता होगा थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है अपने लिए। तो इस पे आपने बताया कि आपका जो है इच्छाएं लगभग जो है इतने साल से चली गई, अगर रही भी होगी तो वो ये रही होगी नंबर पालूं, मैं ये पालूं। तो ये रही आपकी बात, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस टाइम पे एबीपी लाइव के माध्यम से, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती होंगी। वो हमेशा ये सोचते होंगे, जैसे आपने बोला कि बोर्ड में मैंने टॉप करने का सोचा, मेरे दिमाग में भी ये इच्छा रहती थी कि मेरे जो है अच्छे नंबर आ जाएं या फिर मैं अच्छे जो है अंकों से जो है पास हो जाऊं या इस सब्जेक्ट में मैं टॉप कर जाऊं या यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाऊं, कॉलेज में टॉप कर जाऊं, सम्मान मिल जाए मुझे कॉलेज में अपने। ठीक है, उस तरह की इच्छाएं रहती होंगी। छात्र जीवन में भी, छात्र जीवन के बाद रहती है कि मैं जो है इतनी मोटी तनख्वाह के ऊपर जो है मेरी नौकरी लग जाए। तो ये बढ़ती रहती है उम्र के साथ साथ। जैसे आप फिर वैवाहिक जीवन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाए। और असल में क्या हुआ था, अब आप कुरेद रहे हैं तो कुछ एक मैं बिंदुओं को जोड़ के एक चित्र सा उकेर पा रहा हूँ। ये भी जो चीज़ थी ना, बोर्ड तक ही थी, 10वीं के बोर्ड तक, जब शायद मैंने चाहा था कि सबसे ऊपर नाम मेरा हो। उसके बाद मेरे जीवन में कविता आ गई। वही वो समय था 14 से लेके 17-18 बरस तक की उम्र का, जब मैंने लिखा। मेरी ज़्यादातर कविताएं उसी समय की हैं। उससे क्या हुआ था कि जो पर्सनल एकम्प्लिशमेंट की भी बहुत कामना होती है, वो भी कम हो गई थी। और कुछ हद तक उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेरी जेई रैंक थी वो भी जितनी हो सकती थी उससे नीचे रही। क्योंकि जो एक भीतर आग जलती है ना, डिजायर की आग, वो दबने लगी थी। मन किसी और दिशा में जाने लगा था। और जिस जोर के साथ, जिस भभके के साथ इंसान अपने लक्ष्य का पीछा करता है, व्यक्तिगत लक्ष्य का, वो जोर शिथिल पड़ने लगा था। तो उसी कारण ये हुआ था कि ये भी एक बहुत प्रचंड इच्छा नहीं बची थी कि जेई में इतने आना ही चाहिए। वो ऐसे ही अपना साधारण तरीके की तैयारी, साधारण तरीके से एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया। और वही चीज़ चली है आईआईटी में भी। वहाँ भी बस ऐसे ही था कि पढ़ाई चल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं कि उसके साथ बहुत इच्छा जुड़ी हुई है। पढ़ लेते थे, मार्क्स वगैरह भी आ जाते थे। सिविल सर्विसेज के लिए तो फिर भी तैयारी करी 1.5 साल। जो कैट वाली चीज़ थी वो भी बस ऐसे ही बहाव में निकल गई। उसके लिए 1-1.5 महीने ऐसे ही थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह लगाए थे और सिलेक्शन हो गया। तो मैं समझता हूँ वो बोर्ड 10वीं का, वो मेरी ज़िंदगी में आखिरी मौका था
जब मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कोई भारी प्रयास कर रहा था। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ पाना चाहा भी तो मैं बहुत ज़ोर लगा ही नहीं पाया। तो चाहे वो IIT JEE हो, चाहे UPSC हो, चाहे CAT हो, इनमें मैं बहुत अपना प्रबल जोर लगा नहीं पाया। उसके बाद डिज़ायर बदलने लगी। वो फिर डिज़ायर बन गई एक मिशन दूसरों के लिए। और अब पिछले 1 दशक से मैं ये पाता हूँ कि वो आग बिल्कुल भभक कर जल रही है, अब दूसरी दिशा में जल रही है। वो जल रही है कि क्या क्या कर जाना है, अपने लिए नहीं, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए क्या क्या कर जाना है। तो जैसे एक आदमी में प्रबल इच्छा होती है अपने ही लिए, वैसे ही अब बहुत प्रबल इच्छा है, पर वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है दुनिया में, उनको ठीक करना है। जी, आपने कविताओं की बात करी कि कविताओं ने आपको इच्छाओं से जो है दूर लेके गई। कुछ कविता जो है आपने लिखी हो जो आपको अभी तक याद हो? याद मुझे बहुत कम रहता है। अब ऐसे कुरेदेंगे तो धीरे धीरे याद आने लगेगा। पर ये एक और चीज़ हुई मेरे साथ कि अतीत पीछे जब छूटता है ना, तो स्मृतियाँ भी पीछे छूटती हैं। तो चाहे मेरी अपनी कविता हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे दोहे हों, वो याद रहते नहीं हैं। हाँ, फिर जब बोलने लगता हूँ तो सहज ही याद आ जाते हैं और फिर वो अपना बहने लग जाते हैं। तो कविता है वह रात, ये है 1995 की है, तो 17 का था तब मैं। बस यूं ही अनायास उदासी सी छा गई थी सूरज के डूबने के साथ ही, और मैं मुरझाया उदास देखता था गहरा रही रात को, तारों की उभर रही जमात को। प्रत्येक पल युग सा प्रतीत होता था, परितः मेरे सारा जग सोता था। पर मैं यूं ही अनायास मुरझाया उदास तकता था कभी समय, कभी आकाश को। रे गगन, काश तुझे भी समय का भास हो। रात्रि अब युवा थी दोपहर, पर दूर उतनी ही लग रही थी अब भी सहर। सुबह का बेसब्र इंतज़ार करता था, पर दूर थी सुबह ये सोच डरता था, एक रात यूं ही अनायास। सुबह झट हर लेगी मेरे संताप को, निशा भैरवी काल देवी के विभत्स प्रलाप को। सवेरा अब मोक्ष पल जान पड़ता था, पल पल घड़ी की ओर ही तकता था, एक रात यूं ही अनायास। इसके बाद है मज़ा। कामना अभी तक आपने सुनी है कि बड़ी कामना थी कि सुबह हो जाए। कामनाओं का क्या होता है? आप जब काल में कामना करते हो, भविष्य से कामना करते हो, रात का भविष्य होता है ना सुबह, जब आप भविष्य से कामना करते हो तो क्या होता है? इतना सोच के नहीं लिखी थी, पर अब देख रहा हूँ तो दिखाई पड़ रहा है कि भीतर। और मुझे एक चीज़ इसमें और भी दिखता है, मुझे दिखता है इसमें काफ़ी दर्द भी दिखता है मुझे इसमें, बेचैनी। तो अब जब कामना पूरी होती है तो क्या होता है? अंततः हुआ वह भी जिसका मुझे इंतजार था। सूर्यदेव निकले, जग खग कोलाहल से गुलजार था। चहकती थी दुनिया, चलती थी दुनिया, हर्षित हो बार बार हंसती थी दुनिया। हुआ वह सब जो रोज होता था, पर मेरा विकल मन अब भी रोता था। सूरज के आगमन में हाय कुछ विशेष नहीं था, मेरे लिए अब कोई पल शेष नहीं था। सुनिएगा, क्यों सूरज का आना भी मुझे संतप्त कर गया, राह जिसकी तकता था वही सवेरा देख मैं डर गया। एक रात यूं ही अनायास मैं मुरझाया और उदास।
यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि जिस चीज़ का मैंने इतना बेसब्री से इंतज़ार किया, उस वक्त तो इतना कुछ पता भी नहीं था। 17 साल का लड़का, जिसको हम बोलते हैं लौंडा, कितना उसको जीवन का अनुभव होता है। और ये जो बात कही गई है वास्तव में है कि द्वैत कभी बेचैनी को शांत नहीं कर सकता। आप सोचते हो अभी कुछ है, कल बदल जाएगा और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जब आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपने चाहा था, तब आप कहते हो राह जिसकी तकता था वही सवेरा देख मैं डर गया। सूरज के आगमन में हाय कुछ विशेष नहीं था, मेरे लिए अब कोई पल शेष नहीं था। और उसी सूरज के लिए रात भर कलपते रहे, रात भर कहते रहे जब सूरज आएगा सूरज आएगा। तो सवेरा मोक्ष पल सा जान पड़ता था, सवेरा आएगा और मोक्ष मिल जाएगा। और सवेरा आ गया। हुआ वह सब जो रोज होता था, पर मेरा विकल मन अब भी रोता था। हंसती थी दुनिया, चलती थी दुनिया, हर्षित हो बार बार, हंसती थी दुनिया। ये तो लोगों को लगेगा कि कुछ बदल गया है, मूलभूत रूप से फंडामेंटली कुछ है जो नया हो गया है। पर जो देख सकते हैं वो कहेंगे नहीं, नया कुछ भी नहीं हुआ है, बस हाँ रात थी अब सवेरा हो गया। भीतर तो अभी भी एक वियोग है, अतृप्ति है, वो लगी ही हुई है। अब ये सब बातें मैं अभी आपसे कर पा रहा हूँ। जब ये कविता लिखी थी तो मैं उसको इस तरीके से समझा नहीं पाता, मैं उसकी ऐसे नहीं कोई व्याख्या कर पाता। अब कर पा रहा हूँ। तो अभी जो बात बोलता हूँ वो बीज रूप में उस वक्त भी मौजूद थी। तो एक तरीके से जो सज़ा मुझे मिली है वो लिखी उसी वक्त जा चुकी थी, अब उस सज़ा को बस भुगत रहा हूँ। अच्छा। हम यहाँ पे वियोग और अतृप्ति की बात करते हैं कि उस दौर में ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहा होगा, लेकिन वो वियोग और अतृप्ति है क्या? मतलब 17 साल की उम्र में क्या वियोग और क्या तृप्ति रहा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो है दर्शक भी होंगे जो कि एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे, अपने इसी उम्र से निकल रहे होंगे। उनके दिमाग में भी शायद ये चलता होगा कि सिर्फ यहीं तक जीवन है, लेकिन जीवन जो है कुछ और ही है, वो उन्हें आगे चलकर शायद अनुभव हो। तो उस टाइम पे आचार्य प्रशांत के दिमाग में क्या वियोग और क्या तृप्ति थी, जो कि शायद आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होगी। वो तो न तब पता था ना आज पता है। इतना होशियार तो मैं हो ही नहीं पाया कि पता कर लूं मामला क्या है। बस ये पता है कि जो कुछ है वो बहुत मूल्य का है नहीं। आप लोगों को देखते हैं, लोगों को चेहरों को देखते हैं, लोगों के बीच के रिश्तों को देखते हैं। बताइए पवित्र क्या है इस दुनिया में? कुछ भी ऐसा है जिस पर कोई भी इंसान कभी समझौता नहीं करेगा? सब ऐसे ही है, हल्का खेल। कोई इस बात पे झुक गया, कोई उस बात पे बिक गया। कहाँ वो प्रेम है कि साथ भी हो, समझ भी हो? कहाँ वो अंतस है कि सहज जीना है और सच्चा जीना है? तो मुझे नहीं मालूम कि इन सब का समाधान क्या होता है। मुझे नहीं मालूम कोई आदर्श स्थिति, कोई यूटोपिया होता है कि नहीं। यूटोपिया ना पता हो, लेकिन इतना तो देख सकते हो कि जो तथ्य है वो डिस्टोपियन है। इतना तो दिखता है ना। ये सुधर करके बदल करके कैसे हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, क्या नहीं पता। लेकिन जो सामने है, अगर कचरा है तो मैं कैसे कह दूं कि हीरा है? ये भी हो सकता है कि मैं विक्षिप्त हूं और मुझे सब कुछ कचरा जैसा दिखाई देता हो, लेकिन बात फिर सिर्फ मेरी नहीं है ना।
मुझे कचरा दिखता है, जिनको हीरा दिखता है वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनको हीरा दिखता है। मुझे कोई इसमें अहंकार वाली समस्या नहीं है कि मैं कहूँ कि अगर मुझे यहाँ सब कचरा ही कचरा दुनिया में दिख रहा है तो मैं ही सच्चा हूँ और बाकी झूठे हैं, या कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि मैं विक्षिप्त हूँ और मुझे अच्छी चीज़ें ही बुरी लगती हैं, लेकिन जिनको वो अच्छी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनकी हालत तो देखिए ना। और मेरा उनसे सरोकार है, मुझे उनसे करुणा है। और मुझे दिख रहा है कि ये जो दुनिया में दुख ही दुख है इतना, कहीं पर छिपा, कहीं प्रकट, कहीं सक्रिय, कहीं अक्रिय, पर दुख ही दुख इतना जो घूम रहा है दुनिया में, उसकी बड़ी वजह यही है कि हम कचरे को कचरा जान नहीं पाते। हम ऐसी चीज़ों को मूल्य दे रहे हैं जो 2 कौड़ी की हैं। और यही माहौल जब आपको अपने आसपास दिख रहा हो, आप बताइए ना, आपको दिख रहा है कि बेकार की चीज़ें हैं जिनको लोग अहमियत दे दे के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप बेचैन नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे? आपकी कुछ उम्र है, 30-35 बरस आपकी उम्र, आपके घर में आपके छोटे हों, बच्चे हैं, किशोर हैं, जवान लोग हैं, वो किसी ऐसी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानने लग गए हों जो कि आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, भली भांति जानते हैं, और उस चीज़ को महत्वपूर्ण मान के वो अपनी ज़िंदगी ही खराब करे ले रहे हों, तो आपको कैसा लगेगा? हर समय कैसा लगेगा? जी बिल्कुल, बहुत बुरा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं किसी को खड्डे में गिरते हुए देख रहा हूँ और मैं उसको बता बता के थक गया हूँ कि भाई आगे खाई है, खड्डा है, आप उसमें जा रहे हैं, और मैं उन्हें रोक रहा हूँ वहाँ पर जाने से, और वो फिर भी उसी राह पे चले जा रहे हैं। तो ये आचार्य प्रशांत की ज़िंदगी है, जो भी आपने बोली कुछ 2 वाक्यों में, कि आप लोगों को जो है खड्डे में गिरने से जो है रोक रहे हैं। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं आचार्य प्रशांत, जिनके बारे में कि हम बात करते करते हम जो है इधर उधर कभी कभी हो रहे हैं। वो 2 चीज़ें ये हैं कि एक, सबसे पहले तो जो है हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती चले जाती है। हम सोचते हैं कि जैसे चाइल्डहुड में, उसके बारे में आपने बात बताया भी अपना एग्जाम्पल दे करके, कि बचपन में जो है हमें हमेशा ये लगता है कि हम जो है टॉप कर जाएं, फिर इच्छा और बड़ी हो जाती है, मोटी सैलरी की तरफ चले जाती है, फिर अच्छी पत्नी की तरफ चली जाती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सारे सुख सुविधाओं की तरफ को चली जाती है। तो एक तो उस लूप से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, कोई आम इंसान किस तरह से वहाँ से बाहर आ सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को आपके लिए महत्वपूर्ण बना किसने दिया। मैं एक ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ, मेरी ये प्रोग्रामिंग किसने कर दी कि ज़िंदगी ऐसे ही जी जानी चाहिए। जो चीज़ें मुझको अब बिल्कुल ऑब्वियस लगने लगी हैं कि हाँ साहब, अच्छी ज़िंदगी का मतलब ये तो होता ही है, ये मुझे किसने बता दिया कि अच्छी ज़िंदगी यही होती है। और मैं उनकी ज़िंदगियाँ क्यों नहीं पढ़ रहा, या उनकी ज़िंदगियों से कुछ क्यों नहीं सीख रहा, जिनको अगर अभी क्रिसमस बीता था, जीसस की भाषा में कहें तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ हैं। वो चंद मुट्ठी भर लोग, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र से हों और विज्ञान के क्षेत्र से हों, विचार के क्षेत्र से हों, वो चंद मुट्ठी भर लोग जिनके बूते, जिनकी बदौलत हम अपने आप को आज इंसान बोल पाते हैं, क्या उन्होंने वैसी जिंदगियां जी जैसी एक आम माँ बाप अपने बच्चे को जिलाना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ। एक दुनिया की आबादी है, उसमें से 99.99% लोग मानसिक रूप से एक ही तरह के हैं। वो एक ही तरह की पटरी पर चलते हैं, या अगर पटरियां अलग अलग भी हैं तो भी पटरियां हैं, एक ही स्क्रिप्ट है, जैसे हमने बात भी किया था। अलग अलग भी स्क्रिप्ट है तो भी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट से अलग अलग हो सकती हैं, पर मामला स्क्रिप्टेड ही है, मामला पहले से ही तयशुदा है। और फिर उन 0.01% की सोचिए, मैं कह रहा हूं, जिनकी बदौलत आज हम कह पाते हैं कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। आप वैज्ञानिकों को, खोजियों को, गुरुओं को, ऋषियों को, लेखकों को, इनकी सोचिए, क्या उन्होंने वैसी ही जिंदगी जी जैसा
एक आम मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि उसका बच्चा जिए? नहीं। अब उन्होंने अलग ज़िंदगियाँ जी, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम उसको धकेल रहे हैं कि तुम ऐसे ही जियो, ऐसे ही जियो, ऐसे ही जियो। तो मेरे पास कोई आकर के पूछता है कि ये नहीं तो क्या, या कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है वगैरह बात। मैं कहता हूँ हटाओ कि नया रास्ता कौन सा होगा। क्या तुम इस बात पर विचार नहीं करना चाहोगे कि तुम अपने वर्तमान रास्ते पर कहाँ से आ गए, तुम कैसे बन गए जो अभी तुम बने बैठे हो। उदाहरण के लिए तुम्हें एक खास तरीके के कपड़े पसंद है साहब, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए? क्या ये तुम्हारा चुनाव है? नहीं, तुम्हारा चुनाव नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुमको बता दिया है और अब तुम उस चीज़ को पकड़ कर बैठ गए हो और तुम भूल गए कि वो तुम्हारा चुनाव है ही नहीं। यहाँ तक कि तुम जिसको अपनी संस्कृति या अपना धर्म भी बोलते हो, वो भी तुम्हें परिस्थितियों नहीं दे दिया है, तुमने चुना नहीं है, तुम जानते कुछ नहीं हो। और इसीलिए तुम्हारी जो पूरी धार्मिकता है वो खोखली रहती है, क्योंकि इसमें कहीं चुनाव नहीं है, कोई बोध नहीं है। तुम किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो, ये बात भी बिल्कुल संयोगिक है। क्यों? क्योंकि संयोग ने मान लो तुमको पुरुष की देह दे दी, ये एक संयोग की बात है ना, आपने चुनाव तो करा नहीं था। संयोग ने आपको पुरुष की देह दे दी, आप स्त्री की ओर खींचना शुरू कर देते हो और आप कहते हो मुझे आकर्षण है। आप उसी को आगे बढ़ाकर ये भी कह देते हो कि मुझे प्रेम हो गया है। क्या आप जानते भी हो प्रेम क्या है? सिर्फ इसलिए कि संयोग से आपको पुरुष की देह मिल गई, फिर आप एक उम्र के हो गए, फिर सामने आपको अपनी ही उम्र की कोई महिला दिख गई, आप उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहे हो, आप ये भी बोल देते हो ये प्रेम है। क्या ये प्रेम है? आप उस आकर्षण को ही नहीं समझते। तो विकल्प क्या निकलेगा ये दूर की बात है। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि हम बिल्कुल अंधे तरीके से जी रहे हैं। आप पानी पी रहे हो, बिल्कुल आप ऐसे पीने ही वाले हो, और तभी मैं आपको बोलूं जहर है, तो क्या आप मुझसे ये कहेंगे कि वो हटाओ कि जहर है कि नहीं है? पहले ये बताओ कि ये ना पिए तो क्या पिए? ये कोई प्रश्न हुआ क्या? ये कोई प्रश्न है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो हम अपनी जान को बचाएंगे कि पानी नहीं पिएंगे। गाड़ी लेके आप चले जा रहे हैं, मैं कहूँ कि सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, या खाई है सीधे, तो आप कहेंगे नहीं मैं रुकूंगा नहीं, तुम मुझे पहले बताओ कि इधर ना जाऊं तो किधर जाऊं। अरे कहीं भी मत जाओ, जहां वहीं खड़े हो जाओ, पर कम से कम खाई में तो मत गिरो। तो वो वाली बात है। देखिए, जो नए का निर्माण होता है वो जब पुराने से मोह भंग होता है ना, तब होता है। तो वो शर्त पहले पूरी करनी पड़ती है। जो सड़ा गला है तुम पहले उसको छोड़ो, तब तुम्हें कुछ नया मिलेगा ना, कि नहीं? हाँ, आपने मान लीजिए एकदम गंदी हवा भर ली अपने फेफड़ों में, और आप कह रहे हैं मुझे कोई चीज़ मिली तो हुई है। जैसे हम मुट्ठी भींच लेते हैं कोई चीज़ पाने पर, वैसे ही हमने फेफड़ों में हवा भींच ली है, और आपसे कहा जा रहा है साहब थोड़ा सा उच्छ्वास छोड़ दीजिए, और आप कह रहे हैं नहीं पहले मुझे साफ हवा दो फिर इसको छोड़ूंगा। अरे साफ हवा मिल जाएगी, पहले इसको थोड़ा छोड़ो, तो रिलीज करो, त्यागो। उसके लिए हम तैयार नहीं होते, हम कहते हैं नहीं मेरी चीज है ना, मेरे अंदर है, मैं नहीं छोड़ सकता। शर्त होती है, पहले पुराने से आप हटिए, और जब पुराने से हटते हैं थोड़ी श्रद्धा चाहिए होती है, क्योंकि बीच में एक पल आता है जब आपके पास न पुराना होता है न नया होता है। आदमी उसी पल से डरता है। आदमी कहता है पुराना छोड़ दे, नया मिला नहीं तो मेरा क्या होगा। आप क्यों इतना डर रहे हो? थोड़ा सा भीतर आत्मबल होना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो गलत है वो नहीं करना, जो अंधी राह है उस पर नहीं चलना। नतीजा क्या होगा हमें नहीं जानना। अगर ये नहीं मिला तो विकल्प में क्या मिलेगा हमें नहीं जानना। बस हमें ये पता है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकलेंगे। आंखों देखी मक्खी नहीं निकली, हो सकता है कुछ और न मिले खाने पीने को, भूखे रह जाएं, स्वीकार है। भूखे रह जाना स्वीकार है, कचड़ा खाना स्वीकार नहीं है। ऐसी भीतर फितरत होनी चाहिए, तब आदमी जिंदगी में एक तमीज़ का जीवन जी पाता है, इंसान कहने लायक जीवन जी पाता है। नहीं तो फिर डरे डरे तो यही रहेगा कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास विकल्प नहीं है। ये मजबूरी करूं ना तो कोई भी रो सकता है। अब मेरा यहाँ पे आपने डर की भी बीच में बात की, क्या आचार्य प्रशांत को कभी किसी चीज से डर लगता है? वो बहुत मेहनत से ये सब जो चीज़ है ये चल रही है, खड़ी हुई है। आप भी मुझसे
आज मिलने आए हैं जब थोड़ा नाम हो गया है। मैं पिछले लगभग 20 साल से गुमनामी में मेहनत कर रहा था, तो मुझे डर लगता है या नहीं पता नहीं, लेकिन डर लगना चाहिए। और चूँकि लगना चाहिए इसीलिए मुझे एक तल पर डर लगता भी है, जहाँ मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा बच्चा है इस पर कोई संकट आ रहा है, जो काम खड़ा करा है, अभी भी बहुत छोटा है, शिशु जैसा है, एकदम छोटा है, इस पर किसी तरह की तकलीफ़ आ रही है, इसको कष्ट हो रहा है, तो वो मुझे चीज़ बुरी लगती है और मैं उसके लिए बहुत जान लगा कोशिश भी करता हूँ। लेकिन फिर मेरे सामने विपरीत तरीके के सबूत आ जाते हैं। अब जैसे मुझे याद आता है हमारा चैनल है, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें उस चैनल की बड़ी उपयोगिता है, यूट्यूब चैनल। तो चैनल हो गया हैक, और हैक ऐसे हो गया कि उसकी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो गई। फिशिंग अटेम्प्ट था, और जो लोग चैनल को चलाते हैं वो झांसे में आ गए, और वो चैनल ही किसी और के नाम पर हो गया, वो चला गया। और मैं यहाँ था, बैठा था, मैं सत्र में था, मैं ऊपर गया अपने कमरे में, तो मैं लेटा हुआ हूँ, तो आकर के बताया किसी ने कि चैनल चला गया। मैं कहा अच्छा क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं, इतने में मैं सो गया। तो जो बता रहे थे मैनेजर थे, वो अवाक हक्के बक्के बोल रहे हैं ये बहुत गंभीर मसला है, उठो। तो सो रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे डर लगना चाहिए, मुझे बुरा लगना चाहिए, मुझे चोट लगनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ लगनी चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे लगे, लगती भी होगी, पर लग के भी नहीं लगती। अब वो जो चैनल था वो कम से कम हफ्ते 10 दिन तक गायब रहा। फिर लोगों ने ट्विटर पर वो सब चलाया कि वो चैनल वापस मिलना चाहिए, वो सब चलता है ना ट्रेंड वो सब। और गूगल वालों के यहाँ जा कर के उनका जो पिटीशन वगैरह का होता है उस पर बहुत सारे लोगों ने करा, तो ऐसे कर कुरा के 8-10 दिन में चैनल वापस आया। उसमें तीसरा चौथा दिन था जब चैनल नहीं था, और मुझ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं अपना घूम रहा हूँ। फिर लोगों ने आगे कहा ऐसे थोड़ी रहेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। मैंने कहा करो, कुछ करना पड़ेगा तो मुझसे क्यों बोल रहे हो, करो। अब कायदे से मुझे करना चाहिए था और बहुत ज़ोर ला के करना चाहिए था। तो एक तरफ तो ये है कि मैं बहुत डिटेल्स में जाता हूँ और छोटी सी चीज़ का ख्याल रखता हूँ, कुछ गलत ना हो जाए, बच्चा है उसका ख्याल रखो, दाना पानी जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए सब दो। दूसरी ओर मेरा ये एक हिस्सा है या मेरा केंद्र है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की भाषा में कहें तो जिसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ हो जाए, आग लग जाए, मिशन तबाह हो जाए, दुनिया जल जाए, मैं ही जल जाऊं, वो तब भी अस्पर्शित ही रहता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मुझे डर लगता है कि नहीं, इसके दो तल पे जवाब है। एक तल पर हाँ डर लगता है, और एक तल ऐसा भी है जिसको लेना एक ना देना दो, जिसने छोड़ रखा है कोई नहीं, हो गया तो हो गया, वो अपनी जाने, मौज में बेफिक्री में है। हाँ, वो अपनी मौज में मगन ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी है जो मेरी रातों की नींद उड़ा सकती है। बहुत सारी चीज़ें जिनसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिनको लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा ना मुझे फ़र्क पड़ता है, और एक सीमा से आगे चिंता मेरी बढ़ती नहीं है। लेकिन हाँ, दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसकी वजह से ये वो परेशानी, झंझट, ये देखो वो देखो ये करो, वो सब लगा ही रहता है।